गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपना एक नया एमसीक्यू सेशन। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे न्यू हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो ये न्यू वीडियो रहने वाला है। इसी के बारे में कंप्लीट अपना ये वीडियो रहेगा, जिसमें आप BFUHS RRB नर्सिंग ट्यूटर से लेके हर एक एग्जाम में आने वाले नोट से लेके GMCH PGI में आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो जो भी कैंडिडेट्स फतेह बैच, अभी बाबा फरीदकोट के लिए भी स्पेशल फतेह बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बाबा फरीदकोट के लिए, ओनली 1499 में आप कंप्लीट बैच MCQ विद इम्पोर्टेंट थ्योरी। ठीक है भाई, तो 1499 में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास आराम से अच्छा खासा टाइम है एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है इसी के साथ में आप लोगों के पास, एक पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और स्टार्ट किया गया है एक मेडिकेशन ताकि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो जाए। विच कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन प्रिवेंट्स द फॉर्मेट ऑफ एंटीबॉडी एगेंस्ट न्यू ऑर्गन। तो आंसर करना है आप सभी को भाई कि हार्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी की मेडिकेशन आप प्रोवाइड करवाओगे, जो कि पेशेंट का जो हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है उसके डोनेशन को रिजेक्ट होने से बचाएगी। ऐसी कौन सी दवाइयां हैं भाई जो प्रिवेंट करेंगी रिगार्डिंग द ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होने देगी। वेरी गुड। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए, सबके सब कैंडिडेट्स को आंसर करना है भाई, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है भाई, जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम कौन सी दवाइयां देते हैं भाई, हम देते हैं इम्यूनोसुप्रेसेंट्स। जिससे क्या होगा, पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, सुप्रेस हो जाएगी, ठीक है ना। और आने वाले ऑर्गन के खिलाफ ये क्या नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा हमारा जो सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है भाई, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट विद कटारेक्ट सर्जरी। नर्स क्या कर रही है, एक क्लाइंट को प्रिपेयर कर रही है रिगार्डिंग द कटारेक्ट सर्जरी। द नर्स इज अवेयर दैट द प्रोसीजर विल यूज। तो नर्स प्रिपेयर कर रही थी क्लाइंट को किसके लिए, कटारेक्ट सर्जरी के लिए। तो नर्स अवेयर है कि ये जो प्रोसीजर है ये इसलिए यूज करेंगे। माइड्रेटिक्स का यूज करेंगे टू फैसिलिटेट रिमूवल, नेक्स्ट है मियोटिक मेडिकेशन का यूज करेंगे, या फिर एक लेजर यूज करेंगे टू स्मूथ एंड रीशेप द लेंस। ठीक है, कटारेक्ट सर्जरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये होता क्या है। तो भाई नर्स अवेयर रहेगी कि सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, माइड्रेटिक्स नाम की दवाइयां आती हैं उनका यूज करेंगे। कटारेक्ट रिमूव करने से पहले माइड्रेटिक्स दवाइयों का यूज किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगा प्यूपिल पेशेंट का, ठीक है। जिसकी वजह से जो लेंस का रिमूवल है वो क्या रहेगा भाई, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। लेंस को प्रॉपरली रिमूव कर पाएगा सर्जन। तो इसीलिए सबसे पहले माइड्रेटिक्स दवाइयों का यूज किया जाता है, ताकि हम क्या कर पाए भाई, जो लेंस है उसको रिमूव कर पाए और कटारेक्ट रिमूव कर पाए, पेशेंट का कटारेक्ट वाली कंडीशन को ट्रीट कर पाए। अगला क्वेश्चन है भाई, अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट है, इज अवेटिंग, वो वेट कर रहा है प्लेसमेंट इन ए स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी। ठीक है, कि क्या किया जाए भाई, उसको एक स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी मिले। विच लॉन्ग टर्म प्लान विल बी मोस्ट थेरेपेटिक फॉर दिस क्लाइंट। आपको पता है अल्जाइमर डिजीज का मरीज है, तो आप इसके लिए कौन सा लॉन्ग टर्म मोस्ट थेरेपेटिक प्लान बनाने वाले हो, बताइएगा भाई। तो आपको पता है अल्जाइमर ओल्ड एज प्रॉब्लम है, डिमेंशिया के साथ रिलेटेड होती है, डिलीरियम एंड डिमेंशिया के साथ में रिलेटेड होती है, ठीक है ना। अल्जाइमर टाइप ऑफ डिमेंशिया ओल्ड एज में देखने को मिलेगा, जिसमें कई बार पेशेंट डिसओरिएंटेड रहेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, पेशेंट को सिंपल साइन जहां पे लिखे होंगे, लोकेशन, बेडरूम, बाथरूम और जो भी उसके यूज करने की जो
जगह है उनके बारे में प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, उस जगह पे प्लेस करेंगे, यही पेशेंट का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, आंसर करना है। एक क्लाइंट है, पेशेंट को एब्डोमिनल कोलिसिस्टेक्टमी हुआ है और जैक्सन पेरेट ड्रेनेज लगाया हुआ है। तो बताना है ये जैक्सन पेरेट जो ड्रेनेज हमने लगाया है इसका मेन पर्पस क्या होता है। जो जेपी ड्रेनेज हमने लगाया हुआ है उसका मेन पर्पस क्या है। तो वो ये है कि प्रिवेंट करना, नीड फॉर ड्रेसिंग, की बार बार ड्रेसिंग ना चेंज करनी पड़े, इसलिए लगाया है। अगला है भाई, रिड्यूस अडीमा एट द इंसीजन साइट, इंसीजन साइट पे अडीमा ना हो इसके लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर वुंड ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज ना हो इसके लिए। नेक्स्ट है कीप द कॉमन बाइल डक्ट ओपन, कि कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ओपन रहे, इसके लिए बनाया गया है। तो भाई वुंड ड्रेनेज प्रॉपरली होता रहे, किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए जेपी ड्रेनेज बनाया गया है। तो मोस्ट कॉमनली जितनी भी एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं जेपी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है भाई, तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी जो ऐप में होने वाली है। ठीक है, उसमें सिर्फ आप वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हो कल की क्लास में। तो जो भी बच्चे मॉर्निंग में क्लासेस लगाते हैं जरूर अटेंड कीजिएगा भाई मॉर्निंग वाली क्लास को। नेक्स्ट है भाई, कौन सा नर्स इनिशियल असेसमेंट कर रही थी एक न्यू बोर्न का, ठीक है, जिसको 32 वीक पे डिलीवरी हुई थी। द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ, बताइएगा भाई, एक पेशेंट है जो कि डिलीवर हुआ है 32 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। तो आपको ये बताना है कि 32 वीक वाले बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। मतलब बच्चा कैसा है, प्री टर्म है। बच्चा कैसा है भाई, प्री टर्म है। और प्री टर्म वाले बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, हेड लेग देखने को मिलता है। ठीक है ना, हेड होल्डिंग नहीं होता उस बच्चे के अंदर। प्री मैच्योर प्री टर्म बच्चा है अभी हमारे पास, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग देखने को मिलती है जितने भी बच्चे लेस देन 36 वीक से पहले पैदा होंगे, 36 वीक से पहले पैदा होंगे उन बच्चों के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाई, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट एडमिटेड विद द मल्टीपल ट्रोमा फ्रैक्चर्स इंक्लूड द पेल्विस फीमर एंड अल्ना। एक नर्स है वो केयर कर रही थी क्लाइंट की जो कि एडमिट हुआ है मल्टीपल ट्रोमा के साथ में, फ्रैक्चर्स हैं उसको, और इंक्लूड कर रहा है पेल्विस फीमर और अल्ना। मल्टीपल ट्रोमा है और फ्रैक्चर हुआ है इन 3 जगह पे। तो कौन सी फाइंडिंग है जो फिजिशियन इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा, जो फिजिशियन इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा। तो भाई अगर पेशेंट को हो रहा है हिमेचूरिया, हिमेचूरिया हो रहा है मतलब पेशेंट को हो रहा है ब्लैडर इंजरी हुई होगी, क्योंकि देखो पेशेंट को पेल्विस का भी फ्रैक्चर हुआ है, फीमर का भी, अल्ना का भी, तो ब्लैडर भी पास में ही है। तो अगर ब्लैडर इंजरी हुई है तो हिमेचूरिया साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अगर हिमेचूरिया हो रहा है तो फटाफट से फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देंगे ना भाई, इन्फॉर्म फिजिशियन को। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है जिसको इमरजेंसी रूम में लाया गया है, पुलिस लेके आई है उसको। ही इज कॉम्बेटिव एंड येल्स, वो उबासियां ले रहा है वहां पे। एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ हेयर, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। दे आर ट्राइंग टू किल मी, वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन सा असेसमेंट है जो मोस्ट लाइकली करेक्ट है इन रिलेशन टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन है जो सही है। तो the client is experiencing an auditory hallucination, the client is having an delusion of grandeur, the client is experiencing paranoid delusion and patient जो है वो intoxicated है। तो भाई जो क्लाइंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है पैरानोइड डिल्यूजन्स को। किसको एक्सपीरियंस कर रहा है, पैरानोइड डिल्यूजन आ रहे हैं उसके अंदर, इसीलिए पेशेंट ऐसा फील कर रहा है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी फील आ रही है उसके अंदर। अगला है भाई, द नर्स इज परफॉर्मिंग ट्रैकियोस्टोमी केयर, नर्स क्या कर रही है, ट्रैकियोस्टोमी केयर कर रही है। इफ द क्लाइंट कफ आउट द इनर कैनुला द नर्स शुड, अगर क्लाइंट कफ आउट कर रहा है इनर कैनुला को तो नर्स को क्या करना चाहिए।
इफ द क्लाइंट कफ आउट द इनर कैनुला, अगर पेशेंट बाहर निकाल रहा है किसको, इनर कैनुला को, तो नर्स को क्या करना चाहिए भाई? तो रिप्लेस कर देना चाहिए जो इनर कैनुला है उसको नए कैनुला के साथ में, ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर कफ किया पेशेंट ने और इनर कैनुला बाहर आ गया, ठीक है ना, तो आपको पता है भाई कि जब अगर ओल्ड वाला नहीं है तो हम स्टेराइल कैनुला का यूज करेंगे उसकी जगह पे। अगला क्वेश्चन है, इन्फेंट है, अपगार स्कोर जो है वो 9 आ रहा है, 5 मिनट पे चेक किया गया था। द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली कोज फॉर द डिडक्शन ऑफ 1 पॉइंट इज। यहाँ पे इन्फेंट जो है उसका अपगार स्कोर 9 है भाई 5 मिनट पे। तो नर्स अवेयर है कि मोस्ट लाइकली कोज फॉर डिडक्शन ऑफ 1 पॉइंट इज, तो 1 पॉइंट जो है वो किसकी वजह से कम है? बेबी जो है वो ठंडा है, बेबी इज एक्सपीरियंसिंग ब्रेडिकार्डिया, इसलिए द हैंड्स एंड फीट्स आर ब्लू। नेक्स्ट है द बेबी जो है वो लिथार्जिक है। तो भाई बच्चे को अगर एक्रोसाइनोसिस हो रहा है तो हम 1 नंबर देते हैं, ठीक है। अगर बच्चा पूरा पिंक है तो हम 2 नंबर देते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, बच्चे का जो अपगार स्कोर है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 9 आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, हैंड्स एंड फिट्स क्या है, ब्लू है बेबी के, इसकी वजह से इसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। बाकी जो बॉडी है वो पूरी पिंक होगी लेकिन हैंड फिट्स ब्लू होंगे। प्राइमरी रीजन क्या होगा फॉर रैपिड कंटिन्यूअस रीवार्मिंग ऑफ द एरिया अफेक्टेड बाय फोस्ट इज टू बी। प्राइमरी कारण क्या होगा रैपिड एंड कंटिन्यूअस रीवार्मिंग का? अगर कोई भी एरिया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, अगर फ्रोस्ट बाइट हुआ है पेशेंट को, उसके बाद में आप रीवॉर्म कर रहे हो एरिया को जल्दी जल्दी, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? लेसन अमाउंट ऑफ सेलुलर डैमेज, ताकि सेलुलर डैमेज कम हो, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर, ब्लिस्टर फॉर्मेशन ना हो इसलिए, प्रोमोट द मूवमेंट। नेक्स्ट है भाई प्रिवेंट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेन एंड डिस्कम्फर्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो भाई सेलुलर डैमेज कम हो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, पेशेंट को जल्दी से वार्म अप कर रहे हैं, रीवॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, वार्म कर रहे हैं, ठीक है ना। फोस्ट बाइट होता है बहुत ज्यादा कोल्डर टेम्परेचर पे अगर हम चले जाते हैं तो आपने देखा होगा ज्यादा टाइम तक अगर आप उंगलियां भी ठंडे पानी में रखते हैं तो वो सुन सी हो जाती हैं, वाइट वाइट सी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट है रिसेंटली स्टार्टेड ऑन हीमोडायलिसिस, wants to know how the dialysis will take place of his kidneys। तो एक क्लाइंट है, रिसेंटली स्टार्ट किया गया है हीमोडायलिसिस और वो जानना चाहता है कि डायलिसिस विल टेक प्लेस ऑफ हिज किडनी, कि डायलिसिस कैसे होगा उसकी किडनी से। तो नर्स ने रिस्पॉन्स किया, इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट हीमोडायलिसिस वर्क्स बाय, कि हीमोडायलिसिस कैसे काम करता है। पासिंग वाटर थ्रू द डायलिसिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है भाई एलिमिनेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड। नेक्स्ट है भाई लोवरिंग द पीएच बाय रिमूविंग नॉन वोलेटाइल एसिड्स, या फिर फिल्टरिंग वेस्ट थ्रू अ डायलिसिंग मेम्ब्रेन। तो भाई उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी वेस्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, एक टाइप से ये जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन है इसके थ्रू ये फिल्टर का काम करेगी और जो भी वेस्ट है वो उसको फिल्टर करने का काम करती है। तो ये क्या कर देता है भाई, फिल्टर कर देता है वेस्ट को जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन इसमें लगी होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, ड्यूरिंग अ होम विजिट, होम विजिट के दौरान अ क्लाइंट विद एड्स टेल द नर्स दैट ही हैज बीन एक्सपोज्ड टू मीजल्स। एक क्लाइंट है भाई, ड्यूरिंग जब आपने होम विजिट किया तो एड्स के क्लाइंट ने बताया नर्स को दैट ही हैज बीन एक्सपोज टू द मीजल्स, कि उसको क्या हुआ है भाई, मीजल्स का एक्सपोजर हुआ है। कौन सा एक्शन है जो नर्स के थ्रू मोस्ट अप्रोप्रिएट लिया जाएगा?
पहला है भाई एडमिनिस्टर कर देंगे एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट करेंगे फिजिशियन को फॉर एन ऑर्डर फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, कि इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए क्या किया जाए भाई, ऑर्डर दिया जाए। एडमिनिस्टर करेंगे एन एंटीवायरल। नेक्स्ट है टेलिंग द क्लाइंट दैट ही शुड रिमेन इन आइसोलेशन फॉर 2 वीक्स, कि उस एड्स के मरीज को, जिसको अभी अभी क्या हुआ है भाई, मीजल्स हुआ है, तो उसको आप आइसोलेशन में रखोगे। तो आपको पता है भाई एड्स के मरीज को मोस्ट कॉमनली इम्यूनोसुप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जो बीमारी है वो बहुत इजीली कांटेक्ट में आ सकती है। तो आपको पता है एंटीबायोटिक एंटीवायरल का कोई असर नहीं होना। टेलिंग द क्लाइंट टू शुड रिमेन इन आइसोलेशन फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक। अब आइसोलेट करने का क्या फायदा है, क्योंकि उसको डिसऑर्डर तो अभी हो ही गया है ना, डिजीज तो हो ही गई है, मीजल से एक्सपोज तो हो ही गया, तो फटाफट से फिजिशियन को कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिजिशियन क्या जो भी एडमिनिस्टर करना चाहता है वो पेशेंट को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा मजबूत बना रहे होंगे। ठीक है ना, आपको पता चल रहा होगा कितना आप गेन कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, कुछ बच्चों के तो काफ़ी रॉन्ग हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लो और तैयारी करो अपनी। ठीक है ना भाई, अपनी प्रिपरेशन करो जैसे मर्जी भी हो पाए। अगर आप 2000 से 1500 रुपये अगर अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, तो भाई नील के बराबर फीस है ये तो, है ना। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो बट पढ़ो जरूर, और पढ़ो ऐसा कि एक बार में ही सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इतनी फीस तो, जितनी आपकी तैयारी हो रही है उतनी फीस तो आपकी एक बार फॉर्म फिल करने की है। तो टाइम क्यों वेस्ट करना है, बार बार क्यों दे दे के देखने हैं पेपर, एक बार दो और क्लियर करो, दैट्स ऑल, है ना। तो एक क्लाइंट है भाई हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है जिसको मेथासेलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस यूरिस का इन्फेक्शन है, और उसको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस पे रखा गया है। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है रिगार्डिंग द प्रिकॉशन फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के लिए आप क्या प्रिकॉशंस लोगे। तो भाई यहाँ पे आप पेशेंट को प्लेस करोगे एक रूम में जिसको नेगेटिव प्रेशर हो, इन्फेक्शन रिक्वायर क्लोज कॉन्टैक्ट, इन्फेक्शन के लिए क्लोज कॉन्टैक्ट रखेंगे पेशेंट से, देयर फॉर द डोर में रिमेन ओपन, और डोर को क्या कर देंगे, ओपन करके रखेंगे। ट्रांसमिशन जो होता है इज हाईली लाइकली, सो द क्लाइंट शुड वियर द मास्क ऑल द टाइम, क्लाइंट को हमेशा हम मास्क डाल के रखेंगे। नेक्स्ट है इन्फेक्शन रिक्वायर्स स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इज प्रिवेंटेड बाय हैंड वॉशिंग ग्लव्स एंड गाउन। तो ये जो इन्फेक्शन है स्किन टू स्किन फैलता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हैंड वॉशिंग एंड ग्लव्स का यूज करना पड़ेगा। बताइएगा भाई। वेरी गुड, द राइट ऑप्शन विल बी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है, एंड दैट्स वाई वी हैव टू डू हैंड वॉशिंग एंड वियरिंग द ग्लव्स एंड गाउन्स, ताकि हम क्या कर पाए भाई, पेशेंट को प्रॉपरली मर्सा से प्रिवेंट कर पाए। हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेना था तो सेफ्टी प्रिकॉशंस का हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे कल की क्लास के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार चैनल को, ताकि आपको हर टाइप का नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहे। ओके भाई, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच। एंड जो भी बच्चे फतेह बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या नोट सेट 7 के लिए, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप बिना टाइम वेस्ट किए आज से ही ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे कॉल करके। थैंक यू।